दोस्तों हाय दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टोटल 50 क्वेश्चन पॉलिटी का। याद रखिएगा, संविधान का। तो 50 में 50वां क्वेश्चन आपको मूल अधिकार जो सिर्फ नागरिक भारत के नागरिक को मिला है, ये आपका क्या है 15, 16, 19, 29, 30। याद रखिए 15, 16, 19, 29, 30। लेकिन अब आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि सुमेलित कीजिए। ये आयोग और समिति है और सूची वर्ष है। प्रथम प्रशासनिक सुधार अगर बोलेगा तो आप क्या मारिएगा 1966। कब किस वर्ष आया 1966। प्रथम प्रशासनिक सुधार अगर बोलेगा तो कब आया 1966। उस समय किसकी अध्यक्षता में मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, याद रखिएगा। ठीक है, अब आपका है क्या सरकारिया आयोग। ये कब आया था 1983। सरकारी आयोग कब आया था 1983। देखिए क्या था सरकारी आयोग, केंद्र राज्य के बीच संबंध के बात कर रहा था। केंद्र राज्य के बीच संबंध का बात कौन करता है सरकारिया आयोग। याद रखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच संबंध का बात कौन करता है आपका सरकारी आयोग। पुंछी पुंछी आयोग, पुंछी आयोग जो है ये भी केंद्र राज्य के बीच संबंध का चर्चा करता है। तो पुंछी आयोग कब आया था 2007। पुंछी आयोग कब आया था, आपका डेट याद रखेगा, मतलब किस वर्ष आया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका आया, अब आपका देखिए ए का 4 होगा तो ए का जो 4 होगा वही आंसर होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। लेकिन अब बी जो सरकारिया आयोग है ये आपका 1983 में है। तो देखिए बी का क्या है 1, बी का 1, तो बी का 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो आंसर क्या होगा बी 100% होगा। आगे जो है अब मिला लिए पुंछी आयोग 2007 और राजमन्नार आयोग 1969। राजमन्नार आयोग 1969, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती सूची का विषय है। देखिए समवर्ती सूची, देखिए एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि संघ सूची और राज्य सूची में कौन कौन विषय हैं और समवर्ती सूची में कौन कौन विषय हैं। अगर आपका रेलवे हुआ तो रेलवे क्या है संघ सूची, रेलवे क्या है आपका संघ सूची। अगर आपको जनगणना बोलेगा तो ये क्या है संघ सूची। जनगणना किस में है संघ सूची, जनगणना। अगर आपको ये बोलेगा कि बीमा या विदेश मुद्रा, मुद्रा या विदेश नीति, ये सब क्या है आपका विदेश मामले, या बैंकिंग, बैंकिंग बोल दे, ये सब किस में है संघ सूची। रट लीजिएगा, संघ सूची में रेलवे, जनगणना, मुद्रा, बैंक और विदेश मामला, ये सब क्या है आपका आपका रक्षा भी किस में है संघ सूची में। लेकिन संघ सूची मतलब संघ सूची, इस पे कानून केंद्र सरकार ही इस पे कानून बना सकती है। रेलवे, जनगणना, मुद्रा, विदेश मामले, विदेशी मामले, बैंकिंग और रक्षा, ये सब क्या है संघ सूची। राज्य सूची में जो आपको आ गया, तो राज्य सूची में अगर बात की, देखिए जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य आपका क्या है राज्य सूची। और कृषि, कृषि आपका राज्य सूची। रेलवे पुलिस आपका राज्य सूची है। याद रखिए रेलवे जो है संघ सूची है, लेकिन रेलवे पुलिस आ जाएगा तो आप राज्य सूची मारिएगा, किसमें है राज्य सूची में। अगर आपका बाजार जो है आपका राज्य सूची में है। आपका मत्स्य पालन क्या है, मत्स्य पालन आपका राज्य सूची में। उसी तरह आपका कृषि भी, कृषि तो आपको बता ही दिए क्या है राज्य सूची में। याद रखिएगा इसको दे। स्थानीय स्वशासन जो भी है, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन जो है ये भी आपका राज्य सूची में। अब आपका क्या बोल रहा है कि समवर्ती सूची में कौन कौन है। देखिए जन स्वास्थ्य, अभी जन स्वास्थ्य आपको बोले ये क्या है राज्य सूची में। जनगणना अभी आपको बोले संघ सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, देखिए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये जो है ना केंद्र सूची भी जारी करता है, मतलब केंद्र या मतलब संघ के अंतर्गत भी है और राज्य के अंतर्गत भी है। इसका मतलब ये हो गया कि जो केंद्र और राज्य के दोनों के बीच दोनों कानून बना सकता है, केंद्र और राज्य किसी विषय पर, उसी को समवर्ती सूची बोलते हैं। तो इसका मतलब जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन क्या है समवर्ती सूची। अब बीमा आपका क्या हो गया ये केंद्र, ये आपका केंद्र, केंद्र मतलब संघ। जो आपका जनगणना है
और बीमा है, ये दोनों क्या है, संघ में। और जन स्वास्थ्य और सफाई राज्य सूची में। रेलवे पुलिस राज्य सूची में, लेकिन रेल बोलेगा तो सिर्फ रेल अगर लिखेगा तो केंद्र सरकार, मतलब संघ सूची, याद रखें। जनगणना, रेलवे, मुद्रा, विदेश नीति, बैंकिंग, रक्षा, ये सब संघ सूची में है। राज्य सूची में जनगणना नहीं, जन स्वास्थ्य, कृषि, रेलवे, पुलिस, बाजार, मत्स्य पालन, स्थानीय शासन, ये सब क्या है, राज्य सूची में। समवर्ती में सूची में आपका क्या क्या हो गया, जैसे कि अगर आपको शिक्षा बोलेगा तो शिक्षा किस में है, समवर्ती सूची में। वन किस में है, समवर्ती सूची में। नाप तौल किस में है, समवर्ती सूची में। आपका वन्य जीवों का संरक्षण, ये किस में है, वन्य जीवों का संरक्षण, समवर्ती सूची में। न्याय प्रशासन आपका क्या है, समवर्ती सूची में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो शिक्षा, वन, नाप तौल, वन्य संरक्षण, ये सब जो है ना, ये समावर्ती सूची में है। और ये कब ऐड हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। टोटल 5 गो ऐड किया था, इस 5 में शिक्षा है, वन है, नाप तौल है, टोटल 3 हो गया। अब 2 और बचा, तो क्या बोलते हैं, वन्य जीवों का संरक्षण और न्यायालय प्रशासन, ये टोटल 5 जो है ना 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समावर्ती सूची में ऐड हुआ था, याद रखिएगा, समझे। और जनसंख्या नियंत्रण आपका पहले से ही समावर्ती सूची में था, याद रखिए। समावर्ती सूची उसे बोलते हैं जो संघ सूची में, संघ भी उसमें कानून बनाएगा, मतलब केंद्र भी उसमें कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको बोला एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, याद रखिए। राज्यपाल जो है ना, एक व्यक्ति अगर राज्यपाल बना है तो वो या बिहार का भी बन सकता है और बंगाल का भी बन सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। ऐसे तो सबका अलग अलग है, लेकिन राज्यपाल एक राज्य का, एक ही राज्यपाल दो राज्य का भी राज्यपाल बन सकता है, समझे, याद रखिएगा। तो ये जो है, ये कब संशोधन अधिनियम पारित हुआ कि हाँ भाई, एक राज्यपाल जो है किसी भी 2 या 3 राज्य का राज्यपाल बन सकता है। तो ये जो है आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 कब आया था, 7वां संविधान। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये 153 अनुच्छेद, आर्टिकल किस में है, 153। तो आर्टिकल 153 क्या कहता है, अनुच्छेद 153 ये कहता है कि एक राज्यपाल एक या मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है। और ये कब पारित हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। देखिए, राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ना, वो महाअधिवक्ता होता है। कौन होता है, महाअधिवक्ता। देखिए, इसका पूछता है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता है। राज्य का जो विधि अधिकारी, कानून अधिकारी होता है, वो महाअधिवक्ता होता है, वो 165 अनुच्छेद के तहत। लेकिन महान्यायवादी है ना, ये राज्य का नहीं, ये संघ का, मतलब केंद्र, संघ बोले या केंद्र बोले सेम ही है। तो केंद्र का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है, महान्यायवादी, याद रखिए। संघ का या केंद्र का जो विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है, महान्यायवादी, एकदम ध्यान में। और ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 76। और 165 महाधिवक्ता है, 76 महान्यायवादी है। चलिए देखिए, इसकी नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न से होती है, याद रखिएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न से होती है। क्वेश्चन नंबर 55, किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्ति किए जाने के बाद विधानमंडल, देखिए विधानमंडल, कोई भी राज्य का ना विधानमंडल, राज्य में जो होता है वो विधानमंडल होता है, राज्य में जो होता है वो विधानमंडल होता है, और केंद्र में जो होता है वो सांसद होता है। केंद्र में जो होता है वो क्या होता है, सांसद। विधानमंडल का 2 अंग होता है, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो विधान परिषद टोटल 6 ही राज्य में है, लेकिन विधानसभा सब राज्य में है। केंद्र में सांसद, केंद्र में जो है विधानमंडल को ही सांसद बोलते हैं, जो कि एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है, याद रखिएगा।
विधानमंडल का 2 अंग, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन विधानसभा तो हर राज्य में है, लेकिन विधान परिषद जो है ना सिर्फ 6 राज्य में है। ठीक है। लेकिन उसी प्रकार जिस तरह केंद्र में सांसद के भी 2 अंग, राज्यसभा और लोकसभा, ये तो हर राज्य में है। तो याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विधानमंडल, किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के बाद विधानमंडल का सदस्य ना होने पर क्या होगा। अगर वो विधानमंडल का सदस्य, मतलब अगर कोई, देखिए जैसे हमारे नीतीश कुमार क्या थे, विधान परिषद थे। ठीक है, याद रखिए, विधान परिषद के एमएलसी में जीते थे, याद रखिए। और जो आपका और जैसे एक होता है विधान सभा, इसमें एमएलए चुनाता है, इसमें लोग चुनता है, और एमएलसी में आपका टोटल जो है राज्यपाल चुनता है, और जो ग्रेजुएशन 3 साल जिसका हो गया वो चुनता है, और नगर पालिका चुनता है, और जो आपका टीचर है, स्कूल टीचर, वो चुनता है। तो याद रखिएगा, तो विधान परिषद जो है एमएलसी को कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो आपको विधायक जो एमएलए है, दोनों विधायक ही कहा जाता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोगों द्वारा चुना जाता है, और ये एमएलसी लोगों द्वारा नहीं चुना गया। नीतीश कुमार जो है ना 2005 से ही एमएलसी के हैं, चुनाव है से में जीते हैं। वो एमएलए नहीं है, वो एमएलसी है, लेकिन है तो विधायक है। ठीक है, तो बोल रहा है विधानमंडल का सदस्य ना होने पर क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, मान लीजिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन अगर संजोगवश वो जो है किसी भी दल में, मतलब विधानमंडल का सदस्य नहीं है, ना ही एमएलए है ना ही एमएलसी है, तो उसको एमएलए या एमएलसी बनने के लिए मिनिमम जो है ना उसे 6 महीना के भीतर आपको विधानमंडल का सदस्य बनना है। याद रखिए, विधानमंडल में या तो विधानसभा का सदस्य होगा या विधान परिषद का सदस्य होगा। याद रखिए, विधानमंडल का 2 अंग, विधानसभा या विधान परिषद, तो या तो विधानसभा का सदस्य बन जाइए या तो विधान परिषद का सदस्य बने। तो नीतीश कुमार किसका बने थे, विधान परिषद का सदस्य बने थे। जो चुनाव जो होता है वो लोगों द्वारा नहीं होता है, याद रखिए, विधान परिषद का चुनाव लोगों द्वारा नहीं होता है, ये जो है कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा होता है। जैसे राज्यपाल चुनते हैं जो, और राज्यपाल भी चुनते हैं, उसमें टोटल 6 लोग मिलके चुनते हैं। ठीक है, राज्यपाल और आपका नगर पालिका जो भी है, और क्या बोलते हैं स्नातक जो किया हुआ है, और टीचर चुनते हैं। ठीक है, चलिए, तो सीधी बात, विधानमंडल का सदस्य होने के लिए 6 महीना के अंदर आपको विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 आपका क्या है कि द्विसदनात्मक विधानमंडल, वही द्विसदना, विधानमंडल द्वि है तो 2 तो आपको बोले थे, एक विधान सभा और एक विधान परिषद। तो क्या बोले थे, टोटल ज़्यादा कोई नहीं, टोटल 6 ही राज्य में है। कितने राज्य में, 6 ही राज्य में। तो कौन कौन राज्य है, तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो अपना बिहार में है। किसमें है, बिहार में। उसके बाद आपका अपना यूपी में है, अपना यूपी में है। उसके बाद आपका क्या है, फिर महाराष्ट्र में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, और आंध्र प्रदेश में, और तेलंगाना में। तो याद रखिए, उमा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उमा तेरे मतलब तेलंगाना, उसके बाद बिहारी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहारी। अंधा मतलब आंध्र प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 आपका हो गया। अब बचा एक, तो एक आप कर्ण याद रखिए, कर्नाटक। तो देखिए कौन कौन हो गया, उमा, ऊ से उत्तर प्रदेश, माँ से महाराष्ट्र, उमा तेरे से तेलंगाना। याद रखिए, तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना। उमा तेरे, प्यार में बिहार क्या होगा, अंधे हो गए, तो आंध्र प्रदेश। तो 1 2 3 4 5, और कर्ण भी है, कर्नाटक। कर्ण उमा तेरे प्यार में बिहारी अंधी हो गई। तो 1 3 5 7 4 6, 1 3 5 7 4 6, आंसर क्या होगा, सी। याद रखिए, इसमें विधान परिषद है। याद रखिएगा, विधान परिषद सिर्फ 6 ही राज्य में है, लेकिन विधानसभा सभी राज्य में है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। चलिए, जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा होता है उसी प्रकार द्विसदन राज्यों में विधान परिषद का कार्यकाल होता है। सही बात है, राज्यसभा के जैसा विधान परिषद होता है और लोकसभा के जैसा विधान सभा होता है। क्योंकि लोकसभा और विधानसभा जो है ना, ये लोगों द्वारा चुना जाता है, इसीलिए लोकसभा और विधानसभा क्या है, एक जैसा होता है। विधानसभा राज्य में होता है, लोकसभा आपको केंद्र में होता है। तो बताइए कि विधान राज्यसभा जो है, जिस प्रकार केंद्र में विधानसभा है उसी प्रकार द्विसदनीय राज्यों में विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है। तो कितना होता है, तो देखिए विधान परिषद का कार्यकाल जो है ना, इनमें से कोई नहीं, कार्यकाल नहीं होता है। क्या होता है, कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये एक अस्थाई सदन है। विधान परिषद क्या है, एक अस्थाई सदन होता है। विधान परिषद में प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। ठीक है, कितना होता है, 6 साल होता है। ठीक है, याद रखिए, एकदम ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए तो क्या बोल रहा है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल, याद रखिएगा। ठीक है, राज्यों में किस किस केंद्र राज्यसभा, उसी प्रकार केंद्र में विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 6 साल। ठीक है, इसको 6 साल मारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें 6 साल हो जाए। ठीक है, और देखिए विधान परिषद के सदस्य अगर लिखा रहता ना तो 6 मारते, लेकिन यहाँ सिर्फ विधान परिषद लिखा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें 6 होना चाहिए। अगर सदस्य बोलता तो 6 मारते, लेकिन ये क्या बोल रहा है, सिर्फ विधान परिषद का कार्यकाल, तो ये तो विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता, याद रखिएगा। लेकिन अगर सदस्य होता तो 6 मारते। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर आपको क्या होता, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए अनुच्छेद जो है ना 164 का बी जो है यही कहता है कि राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। याद रखिए, किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, विधानसभा मैक्सिमम 500 आदमी मतलब सदस्य हो सकता है, और न्यूनतम कितना, 60। ध्यान से सुनिएगा, विधानसभा में मैक्सिमम 500 और न्यूनतम 60। लेकिन गोवा में जो विधानसभा है, याद रखिए, गोवा में जो है और मिजोरम में आपको टोटल कितना है, 40। गोवा और मिजोरम में कितना है, 40। और सिक्किम, गोवा मिजोरम और सिक्किम में टोटल कितना है, 40, याद रखिए। अब पुडुचेरी में 30 है। तो क्वेश्चन अपवाद में पूछता है, अगर पूछेगा पहला क्वेश्चन कि विधानसभा का मैक्सिमम कितना सदस्य हो सकता है, 500, अब मिनिमम कितना सदस्य हो सकता है, मिनिमम तो 60, न्यूनतम 60 और अधिक से अधिक 500। लेकिन अपवाद है गोवा मिजोरम सिक्किम में टोटल 40 और पुडुचेरी में 30, इसको याद रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा के प्रति। याद रखिए, अगर व्यक्तिगत अगर लिखा रहता तब आप मुख्यमंत्री मारते, सामूहिक की जगह व्यक्तिगत अगर लिखा रहता तब आप मुख्यमंत्री मारते। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि अभिलेख न्यायालय जो है ना 215 अनुच्छेद 215 में है। किसमें है, अनुच्छेद 215 और अनुच्छेद 129। 129 जो है किसमें है, अभिलेख न्यायालय टोटल, याद रखिए कौन कौन अनुच्छेद में, आर्टिकल 129 और आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 215। तो 129 में जो है ये आपका उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, तो उसमें अभिलेख न्यायालय का बात कर रहा है 129। और 215 जो है ये आपका उच्च न्यायालय का है, उच्च न्यायालय जो कि हर राज्य में होता है।
तो उच्च न्यायालय में अभिलेख न्यायालय, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये 215 बोलता है, और उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, ये 129 बोलता है। तो बताइए न्यायालयों में किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? दोनों को माना जाता है। तो 59 का बी, उच्च न्यायालय को 215 के तहत और उच्चतम न्यायालय को 129 के तहत। एकदम रट लीजिएगा, अभिलेख न्यायालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 59, 60 नंबर क्या है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो आया है वो आर्टिकल 137 में, आर्टिकल कितना है 137 में। और न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार कहाँ, और ये कहाँ से लिया है, कौन देश से? अमेरिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कहाँ से लिया, अमेरिका। और कौन अनुच्छेद में, 137 के तहत, याद रखिएगा। और ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, किसके द्वारा? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय जो है, ये सर्वोच्च न्यायालय, ये 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है क्या, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कानून द्वारा स्थापित करता है। अब आ गया भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षण CAG का कार्यकाल निर्धारण। देखिए सबसे पहले तो आप CAG याद रखिए कि इसको इंग्लिश में बोलता है कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ऑफ इंडिया। और दूसरा बात कि हिंदी में नियंत्रण और महालेखा परीक्षण। और आर्टिकल 148 जो है ना, आपको CAG बोलता है। आर्टिकल 148 क्या बोलता है? CAG बोलता है। तो कैग, इसको आप लोग कैग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, याद रखिए। लेखा अधिकार मतलब अगर बोलते हैं कि पद में जो विधि नहीं, लेखा जोखा भारत का सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा लेखा जोखा मेन आदमी जो रहे या महालेखा परीक्षण, ये कौन है? तो ये कैग होता है, याद रखिएगा। जो भी पैसा का लेन देन पूरे भारत सरकार के साथ किसी के साथ है तो ये कैग करता है। तो इसका पूछ रहा है कार्यकाल, तो 6 वर्ष 65 वर्ष, 6 वर्ष 65 वर्ष आयु जो पहले हो। अगर वो 6 साल पूरा कर लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर संजोगवश उसका 65 साल हो गया, तो जैसे 62 साल में ज्वाइन किया तो और 3 साल बाद वो 65 साल का हो गया, तो उस समय भी वो सेवानिवृत्त हो गया। और अगर 6 साल भी पूर जाता है तो भी। तो याद रखें 148 क्या है? कैग का, ये अनुच्छेद 148 के तहत कैग होता है, भारत का एक नियंत्रण महालेखा परीक्षण होगा, याद रखें। और जो सुप्रीम कोर्ट का हेड को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाते हैं ना, उसी तरह इसको हटाने का प्रावधान है, याद रखें। उसी तरह इसको हटाने का प्रावधान है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? देखिए विशेष राज्य देना है तो आप गॉडगिल के पास जाइए। किसके पास जाइए? गॉडगिल के पास जाइए। तो याद रखिए विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा? गॉडगिल के पास जाइए। अगर पूछेगा सबसे पहले अगर विशेष राज्य का दर्जा किसे मिला था, तो आसाम को। कब मिला था? 1969 को, याद रखिए। उसके बाद नागालैंड को भी 1969 में विशेष राज्य का दर्जा मिला था, याद रखिए। तो आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन कि सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा किसमें मिला? 1969 को। और उत्तराखंड को सबसे बाद में मिला है, उत्तराखंड को 2001 में विशेष राज्य का दर्जा। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि विशेष राज्य का दर्जा मिलता है ना, तो उसको वित्तीय सहायता 50% अधिक दिया जाता है, ठीक है, और 10% ऋण भी दिया जाता है। तो इसीलिए जो है बिहार में जो है विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए हम लोग जो भी यहाँ के MLA, बिहार के MLA बहुत जद्दोजहद करते हैं केंद्र सरकार से, लेकिन उसको नहीं मिलता है। तो क्योंकि अगर मिलेगा विशेष राज्य का, तब हम लोग को 50% अधिक पैसा मिलेगा और 10% हम लोग को ऋण अधिक मिलेगा। तो याद रखिए कौन फार्मूला के तहत? DR गाडगिल फार्मूला के तहत। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर आपका क्या है कि बताइए GVK राव समिति, ठीक है, GVK राव समिति। तो GVK राव समिति जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका गरीबी उन्मूलन के संबंधित है, गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, ठीक है, याद रखिए। और चुनाव से ग्रामीण विकास मतलब मेन है एक्चुअली ये सब चुनाव। ये देखिए ये चुनाव से है। LM सिंघवी, बलवंत और अशोक मेहता समिति, ये तीनों आपका किससे है? ये आपका पंचायत से है, ठीक है।
पंचायत से है। तो आप याद रखिए GVV के राव सबसे पहले अगर बोलेगा तो GVV के राव आया था। तो आपका क्या होगा, तो देखिए बलवंत राय समिति 57, बलवंत 57, तो ये सी का 1 मारिए, तो सी का 1 जो है वही आंसर होगा। तो इसका मतलब सी का 1 ये है, तो ये तो 100% आसान होगा। पहले आप ये कीजिए, उसके बाद आप करिए अशोक 77, अशोक मेहता 77, 1977, ठीक है। पंचायत द्विसदनी होना, मतलब दो जो है ना, दो पंचायत का 2 भाग होना चाहिए। और बलवंत राय मेहता समिति बोला था पंचायत का 3 भाग होना चाहिए, याद रखिएगा। तो ये जो अशोक मेहता बोला था, ये बोला था पंचायत में एक जिला परिषद होगा और एक मंडल परिषद होगा। ये अशोक मेहता बोला था, इसलिए 7-7 अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। उसी प्रकार बलवंत राय 1957 में 3 बोला था। तो 3 कैसे दिया था, एक आपका क्या दिया था, ग्राम पंचायत, उसके बाद आपका पंचायत समिति, पंचायत समिति, उसके बाद आपका जिला परिषद, ठीक है। तो याद रखिएगा, हो गया आपका। सिंघवी समिति जो है ये आपको संवैधानिक दर्जा, मतलब बोल रहा था कि पंचायत को एक संवैधानिक दर्जा दीजिए। तो सिंघवी समिति कब आया था, 1985। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि GV के राव समिति, आपका GV के राव 1985, सॉरी GV के राव 1985 है, ठीक है। और सिंघवी जो है ना, सिंघवी सिंघवी SING, तो S से 6, तो लास्ट में 6 होना चाहिए, तो 1986, याद रखिए 1986। तो क्या होगा आंसर इसका, तो सिंघवी 86, बलवंत 57 और अशोक मेहता 1977, GV के राव समिति 1985। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर 3412। यदि पंचायत भंग होता है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य है। देखिए अगर पंचायत भंग होता है तो 6 महीना के अंदर करवाना है, 6 महीना के अंदर करवाना है। लेकिन एक चीज़ और आपको बताते हैं, अगर 6 महीना बचा है, मान ले जाए पंचायत अब जैसे कार्यकाल ख़त्म होने वाला है 5 साल बाद, और 5 साल ना होके 6 महीना पहले ही ख़त्म हो गया, तो उस समय पंचायत नहीं करवाया जाता है, ठीक है। अब बाकी 1 से 5 साल के बीच में मान लीजिए पहला ही साल पंचायत भंग हो जाता है, तो आप 6 महीना के बाद पंचायत का निर्वाचन करवा सकते हैं, याद रखिए। 73वां संविधान संशोधन 1992। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, 73वां 1992 और 74वां 1992, 1992, याद रखिएगा। तो 1992 ये होगा, 1992 और 1993। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायत का बात करता है और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका का बात करता है। बस आपको रटना है, मेरा बात सुनिए। 73वां संविधान संशोधन पंचायत का बात करता है और 74वां संविधान संशोधन आपको ये नगर पालिका का बात करता है। तो पूछ रहा है कि 73वां संविधान संशोधन के समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो PV नरसिम्हा राव समिति। कौन थे, PV नरसिम्हा राव समिति। देखिए एक चीज़ और आपको बताते हैं, टोटल पंचायत में जो है ना, पंचायत में 29 विषय हैं, ठीक है। और नगर पालिका में आपका टोटल 11 विषय, याद रखिएगा। पंचायत में टोटल 29 विषय, नगर पालिका में टोटल 11 या 18, ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा, लेकिन पंचायत में 29 विषय हैं, ठीक है। चलिए आप, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। राष्ट्र पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपका क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है। तो ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा के पंचायत क्षेत्र में निर्वाचित नामावली में पंजीकृत लोग हैं, याद रखिए। ग्राम में ही जो नामावली लोग हैं वो जो पंजीकरण किया है वही ग्राम सभा हो सकता है, मतलब वही ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा के पंचायत क्षेत्र में निर्वाचित नामावली के पंजीकरण लोग क्या हैं, ग्राम सभा है। ग्राम सभा का अभिप्राय है।
अब देखते हैं 67 नंबर, नगर पालिका का सदस्य चुने, याद रखिए 74वां संविधान संशोधन अभी जस्ट आपको बोले, ठीक है। तो नगर पालिका का जो है आपका चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा। अगर वो, याद रखिए 21 वर्ष से कम है तो वो नगर पालिका नहीं चुना जाएगा। याद रखिए नगर पालिका का सदस्य नहीं चुनाएगा अगर वो 21 वर्ष से कम है, एकदम ध्यान से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको निर्वाचन 324, निर्वाचन 324, निर्वाचन आयोग 324, निर्वाचन आयोग 324 याद रखिएगा, सुमेलित है। अब आपको ए का तो 2 होगा, अब देख लेते हैं ए का 2। और हाँ ये भी वित्त आयोग, ये आपका वित्त आयोग 280, तो ए का 2 और सी का 4, ए का 2 और सी का 4, तो ए का 2 होना चाहिए। तो ये है 2, आंसर 100% ये होगा। तो ए का 2 और सी का देखिए 4 भी होगा, तो सी का 4, तो इसका मतलब ये होगा। अब बी, अब मिला लीजिए, बी का 3 लोक सेवा आयोग 315, याद रखिएगा अखिल भारतीय सेवा आयोग यूपीएससी किस अनुच्छेद में है, 312 यूपीएससी किस में है तो 312। लेकिन अगर सिर्फ लोक सेवा आयोग बोलेगा तो 315, लोक सेवा आयोग बोलेगा तो 315, और राष्ट्र अनुसूचित जनजाति आयोग ये 338, राष्ट्र अनुसूचित जनजाति आयोग बोलेगा तो 338। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो भाई कैसे हटाया जा सकता है, तो देखिए निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, इसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। याद रखिए निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, बस इतना याद रखिए। और निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल है वो क्या है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। चलिए आप 70 नंबर, परिसीमन आयोग। देखिए परिसीमन आयोग जो है ये नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति कैसे होता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो देखिए परिसीमन आयोग का गठन जो है ना 2002 में हुआ था, कब, 12 जुलाई 2002 में। याद रखिए परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था, तो 2002 में। और पहले अगर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे, कुलदीप सिंह। पहले परिसीमन आयोग कौन थे, कुलदीप सिंह, याद रखिएगा। चलिए 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत 2002 में इसका गठन हुआ, याद रखिएगा। तो पूछेगा परिसीमन आयोग किसके लिए हुआ था, तो आपका जो भी अनुसूचित जाति क्षेत्र है, निर्वाचन आयोग हो क्षेत्र है, तो उसके लिए किया गया था। चलिए अब बताते हैं। निम्नलिखित भाषाओं का विचार कीजिए, तो उपयुक्त में से किनको सरकार का शास्त्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया। देखिए अगर शास्त्रीय भाषा टोटल बात करें तो टोटल 11 भाषा को शास्त्रीय भाषा किया गया। याद रखिए फिर से आपको बोल रहे हैं 11 भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। पहला है तमिल, उसके बाद आपका संस्कृत, उसके बाद आपका तेलुगु, अब कन्नड़, तेलुगु और कन्नड़, इसको और अच्छा से बना के लिखते हैं, तेलुगु और कन्नड़। उसके बाद आपका उड़िया, तो कितना हो गया, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, तो 1 2 3 4 5, याद रखिए कितना हो गया, 5। लेकिन अलग से फिर ये तमिल कब हुआ था, तो 2004। याद रखिए क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि शास्त्रीय जो है भाषा तमिल को कब लाया गया था, तो कब जोड़ा गया था, 2004 में। संस्कृत 2005 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु कन्नड़ को 2008 में, उड़िया को 2014 में। याद रखिए उड़ीसा का आज भाषा है उड़िया, 2014 में। और लास्ट में जो है 2024 में कितना टोटल 5 भाषा को जोड़ा गया था, कितना भाषा को, 5 भाषा को।
तो 5 भाषा कौन है? मराठी, पाली, असमिया, बंगाली और प्राकृतिक। मराठी, पाली, असमिया, बंगाली, प्राकृतिक। मराठी, पाली, असमिया, बंगाली और प्राकृतिक, ये टोटल 2024 में फिर से ऐड हुआ। तो टोटल कितना हो गया आपका? तो टोटल 11 आपका हो गया। तो पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें कौन भाषा घोषित नहीं किया। देखिए, उड़िया तो अभी तुरंत 2014 बोले, असमिया आपको अभी बोले 2024 में, ये 2014 में, ठीक है। प्राकृतिक अभी बोले 2024 में, तमिल 2004 बोले, ठीक है। और आपको संथाली तो अभी बोले नहीं, तो संथाली कोई नहीं था। मैथिली भी नहीं बोले, ठीक है, मैथिली भी नहीं बोले, मलयालम भी नहीं बोले आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोंकणी भी नहीं बोले। तो कौन नहीं है? तो 5 7 6 8, 5 6 7 8, तो 5 6 7 8 आंसर क्या होगा आपका? डी, याद रखिए, ठीक है। अब आपका चलिए आगे क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्त आपात संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रह सकता है। देखिए 360 जो है ना, एक वित्त आपात है, आपको पढ़ाए थे ना, टोटल 352, 354 और 360। 352 है राष्ट्र आपातकाल, जो पूरा देश में लगता है। 354 किसी एक राज्य में लगेगा, मतलब राष्ट्रपति शासन। और 360 क्या है? वित्त आपात ये कहाँ लगेगा? ये अभी भारत में आज नहीं लगा है अभी तक। तो चलिए देखते हैं, 72 नंबर यही बोल रहा है कि बताइए कि तहत घोषित वित्त आपात संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रह सकता है। तो 2 महीना तक, याद रखिएगा, 2 महीना तक अधिकतम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में आपको उपयुक्त में से सरकार का क्लासिक भाषा घोषित नहीं किया गया, तो ये आपका सही है। मलयालम, मैथिली, कोंकणी और संथाली ये सबको नहीं घोषित किया गया था, याद रखिएगा। टोटल हमारे संविधान में 22 भाषा को दर्जा दिया है, याद रखिए, शास्त्रीय भाषा नहीं, सिर्फ 22 भाषा हम लोग टोटल हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं? टोटल 22 भाषा, ठीक है। चलिए 73वां, निम्नलिखित में से विभिन्न विकल्पों को चुनें। क्या है विकल्प? तो भाषाई, एक सेकंड, 73 नंबर का और भी कुछ है नहीं, तो विभिन्न विकल्प यही इसी में से चुनना है। तो बताइए, भाषाई अल्पसंख्यक के विशेष अधिकार, ठीक है, ये है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्र आयोग और आपको निर्वाचन आयोग। एक्चुअली क्या है ना कि आपका जो केंद्र सूचना आयोग है, ये आपका गैर संवैधानिक है, गैर संविधानिक, मतलब केंद्र सूचना आयोग में ना कोई अनुच्छेद नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए गैर संवैधानिक, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि गैर संविधानिक और एक संविधानिक क्या होता है ना कि गैर संविधानिक में आपका योजना आयोग है, आपका राज्य विकास आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, आपका केंद्र सतर्कता आयोग है, फिर आपका केंद्र सूचना आयोग है, फिर आपका राज्य सूचना आयोग। तो याद रखिए, योजना आयोग, राज्य विकास परिषद आयोग, राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, केंद्र सूचना आयोग, केंद्र सतर्कता आयोग और राज्य सूचना आयोग, ये सब आपका गैर संवैधानिक है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये बस एक गठन हुआ है, ठीक है, संसद द्वारा। लेकिन आपका निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन आयोग आपको अनुच्छेद के तहत संविधान में दिया हुआ है। भाषाई अल्पसंख्यक का विशेष अधिकार आपका संवैधानिक आयोग है। अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्र आयोग एक संवैधानिक आयोग है। जैसे राष्ट्र का महाधिवक्ता अनुसूचित, ये क्या बोलते हैं, संवैधानिक आयोग है। वित्त आयोग भी संवैधानिक आयोग, क्योंकि ये सब अनुच्छेद में, जैसे वित्त आयोग क्या हुआ 280, राज्य लोक सेवा आयोग 315, संघ लोक सेवा आयोग 312 अनुच्छेद, ठीक है, निर्वाचन आयोग 324 अनुच्छेद, भारत का महाधिवक्ता 76, ये क्या है, संवैधानिक निकाय है, याद रखिए। महालेखा परीक्षण CAG 148, ये भी क्या है, संवैधानिक आयोग है। लेकिन
आपका केंद्र सूचना आयोग जो है ये आपका संवैधानिक आयोग नहीं है। तो क्या है? गैर संवैधानिक आयोग। तो सबसे भिन्न यही है। चलिए 73 नंबर। 74 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। क्या विचार करें जरा देखते हैं। तो वरीयता क्रम पूछ रहा है। वरीयता क्रम क्या है? देखिए सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले आपका राष्ट्रपति आएगा, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। दूसरा जो है ना आपका उपराष्ट्रपति आएगा, ठीक है। तीसरा आपका प्रधानमंत्री आएगा, ठीक है। चौथा जो है अपने अपने राज्य के राज्यपाल आएंगे। पांचवा जो है आपका पूर्व राष्ट्रपति। याद रखिए, उपराष्ट्रपति नहीं, पूर्व राष्ट्रपति। तो याद रखिए, पहला कौन है? राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्य का मुख्य राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल, और पांचवा पूर्व राष्ट्रपति। और 5 का को में हमारे ये क्या बोलते हैं, उप प्रधानमंत्री आते हैं। 5 के को में उप प्रधानमंत्री। जरा देखें सबसे पहले कौन हुआ। तो देखिए राष्ट्रपति नहीं है, उसके बाद क्या था? उपराष्ट्रपति। तो इसका मतलब उपराष्ट्रपति होगा। तो 4 पहले होगा, तो 4 जो होगा ये पहले होगा। तो सबसे पहले राष्ट्रपति होना चाहिए। तो राष्ट्रपति नहीं है, अब उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति यहाँ पर मारिए, उपराष्ट्रपति। उसके बाद आपका क्या था? प्रधानमंत्री। तो एक आ गया। उसके बाद आपका क्या था? उसके बाद आपका अपने अपने राज्य के राज्यपाल, क्योंकि प्रधानमंत्री आ गया। उसके बाद अपने अपने राज्य का राज्यपाल, तो 5 होना चाहिए, तो 5 हो गया। उसके बाद आपका क्या था? आपका क्या था? प्रधानमंत्री, यह है। और छठा भी याद रखिएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य, याद रखिएगा। पूर्व राष्ट्रपति आपको 5वां, ये दूसरा पूर्व राष्ट्रपति है, तो दूसरा। छठा नंबर पे कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये वरीयता क्रम है, आपको याद रखना है। फिर से आपको एक बार याद करा देते हैं। पहला नंबर पे राष्ट्रपति, दूसरा नंबर पे उपराष्ट्रपति, तीसरा नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथा नंबर पर अपने अपने राज्य के राज्यपाल, 5वां नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति, और 5 का को में उप प्रधानमंत्री, और 6 में भारत का मुख्य न्यायाधीश, और 7वां नंबर पे जो आपका कैबिनेट है या योजना आयोग के और कैबिनेट जो मंत्री है कैबिनेट में, वो सब है 7वां, ठीक। चलिए 75 नंबर क्या था? चलिए ये बार बार आपको पढ़ाए हैं कि 86वां संविधान संशोधन 2000। देखिए यहाँ पर 2002 होना चाहिए, यहाँ 6 कैसे हो गया? गलत हो गया, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002, चुपचाप शिक्षा। सबसे पहले ये बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो ए का 2, जहाँ ए का 2 है वही आंसर होगा। तो या तो बी होगा या तो डी होगा। लेकिन आपको 73 भी बोले थे, क्या? पंचायती राज। 73 पंचायती राज, 74 नगर पालिका, तो 73 पंचायती राज। तो बी का 3, तो बी का 3 जिसमें है वही आंसर होगा। तो बी का 3 देखिए इसमें है, तो ये आंसर हो गया। ये आपका गलत हो गया। 61वां संविधान संशोधन 1968, अब लगा दीजिए। सी का 4 सी का 4। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 में जो 21 साल का उम्र है वो 18 साल कर दिया। मतलब अब मतदान जो है ना, आप 18 साल उम्र हो गया तब आप दे सकते हैं। ये 61वां संविधान संशोधन 1988 में आया कि अब जो है आप वोट दे सकते हैं जब 18 साल की उम्र में ही हो जाए तब। 21 साल पहले था, लेकिन 1988 के बाद 18 साल की उम्र के बच्चा भी वोट दे सकता था। चलिए 52वां संविधान संशोधन 1985, तो 52वां दल बदल, याद रखिए। 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वां अनुसूची जोड़ा गया जिसको दल बदल कानून कहा जाता है। तो ये डी का 1, तो देखिए डी का 1 है, तो आंसर क्या हो गया? बी। तो फिर से देख लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार। 73वां आपका पंचायत, 74वां नगर पालिका, 61वां 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया। अब 52वां दल बदल आधार। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कार्य? भारतीय संविधान अनुच्छेद 368। देखिए संविधान संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। और ये देखिए संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है कि संविधान का संशोधन किया जाएगा? तो ये आपको साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका। कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 में 3 तरह के संशोधन करने की प्रक्रिया है, तो कौन सा विकल्प भिन्न है? सबसे अलग कौन है? 3 तो विकल्प है। तो देखिए साधारण बहुमत से भी संविधान संशोधन करते हैं। अगर देश राज्य का कोई नाम चेंज कर रहा है, कोई राज्य अलग हो रहा है, तो साधारण बहुमत के द्वारा उसको
उसका प्रावधान है, याद रखिएगा। भाग 20 में है संविधान संशोधन, भाग 20 और अनुच्छेद 368, याद रखिएगा। तो टोटल 3 तरह से हम लोग संविधान संशोधन कर सकते हैं। पहला साधारण बहुमत, दूसरा 2/3 बहुमत, दूसरा 2/3 बहुमत, और तीसरा 2/3 बहुमत तो होगा प्लस राज्य विधानमंडलों के आधे से अधिक सदस्यों की स्वीकृति। तो टोटल कितना तरह से? 3 तरह से। ये 1/3 बहुमत तरह से नहीं हो सकता है, 1/3 बहुमत से हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 1/3 बहुमत, ये नहीं है। बाकी 368 की तरह 3 तरह से करते हैं, साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत द्वारा राज्य विधानमंडल के आधे से अधिक सदस्यों की स्वीकृति। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन करता है। देखिए महाधिवक्ता अभी आपको तुरंत बताए थे 165। उसी तरह महान्यायवादी, ये देखिए ये राज्य में, राज्य का विधिक जो विधि मतलब कानून का सबसे बड़ा जाता है वो महाधिवक्ता होता है। अब महान्यायवादी जो है ना ये केंद्र का होता है, तो ये अनुच्छेद 76 के तहत। लेकिन आपको महाधिवक्ता पूछा है तो 165, तो 165 नहीं है, ये 351 है, तो ये सुमेलित नहीं, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग अभी बोले थे, संघ लोक सेवा जो यूपीएससी का बात किए थे, ये 312 में है, तो ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब देखिए भारत का निर्वाचन 324 होगा 100%, इसमें कोई शक नहीं। निर्वाचन 324 होगा 100%, निर्वाचन 324 होगा 100%, याद रखिए। अब देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन होगा? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये तो बिल्कुल गलत है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है 124 के तहत होता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये 124। तो इसमें कौन सही है? सिर्फ सी सही है, बाकी सब क्या है? गलत है, बाकी सब क्या है? गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? भारत का राष्ट्रपति, तो भाई भारत का राष्ट्रपति तो फखरुद्दीन अली अहमद बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो एक आचार जरूर होगा, तो एक आचार जहाँ है वही आंसर है, एक आचार यहाँ पे है। तो सबसे पहले तो 100% आप एग्जाम में डी मार दीजिएगा बाकी जो भी हो। देखिए अब जो है आप मिला लीजिए, बी का क्या है? 3, तो बी का 3 याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, फिर भारत के प्रधानमंत्री आपको अली गुलजार, भारत के मुख्य न्यायाधीश JB पटनायक और लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल, ठीक है। तो आप सिर्फ देखिए, ऐसे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन एक चीज़ याद रहेगा कि राष्ट्रपति कौन कौन बने हैं, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद, KR नारायण, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ये सब आपके राष्ट्रपति रहे हुए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा मिला था? देखिए एक्चुअली क्या है ना, 69 और 70 दोनों जो है ना दिल्ली के ही बारे में बोला जाता है। मतलब 69वां संविधान संशोधन और 70वां संविधान संशोधन, ये दोनों आपको दिल्ली का ही बात करता है। क्या है? दिल्ली का है। तो 69 में जो है ना दिल्ली को विशेष राज्य का या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 69वां में, और 70 में जो है ना बोला कि दिल्ली में भी विधानसभा सीट होगा। 70 में भी क्या बोला था? दिल्ली में भी विधानसभा का सीट होगा, याद रखिए। 69वां संविधान संशोधन 1991, क्या बोलिएगा? 69वां संविधान संशोधन 1991, ठीक है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया था 69, और 70वां संविधान संशोधन भी दिल्ली से ही, लेकिन उसमें ये बोला है कि दिल्ली को विधानसभा में सीट दिया जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं है? देखिए राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता। देखिए विधानमंडल में टोटल 2 आता था, आपको बताए थे, विधानसभा और विधान परिषद, और एक और होता है, वो होता है राज्यपाल, याद रखिए। विधानमंडल में कौन होता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो देखिए ठीक है, तो जरा देखते हैं इसमें कौन नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री नहीं होगा, क्योंकि हम बोले विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
हाल ही में चर्चा में रहे बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध क्या हो, किससे है? तो देखिए, अब आपका करंट अफेयर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये रटने वाला है। तो क्या है? द बिग ब्यूटीफुल बिल है अमेरिका से संबंधित। बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका के अमेरिका से संबंध है। अब देखिए, टैक्स से रिलेटेड है। हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया? देखिए, रूस पर जो ड्रोन हमला किया है यूक्रेन, वो ऑपरेशन स्पाइडर वेव से, ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तरह, ये ऑपरेशन के तहत रूस पर हमला किया है ड्रोन से। माउंट एटना इटली, एटना इटली, चुपचाप एटना इटली, तो इटली मार दी चुपचाप, बाकी कुछ देखना नहीं है, क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है कुछ नहीं, चुपचाप माउंट एटना जहाँ मिले ऑप्शन में अगर इटली है तो चुपचाप इटली मार दी। ठीक है, याद रखिए। 84 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर है, याद रखिए। खीर भवानी मेला कहाँ है? जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, देखिए कुछ कुछ चीज़ आपको याद रखना होगा, जैसे कि सिंगमो फेस्टिवल गोवा में, सिंगमो फेस्टिवल गोवा में। दिव्य कला मेला, दिव्य कला मेला आपका पटना में, दिव्य कला मेला आपका पटना में। सरहुल, सरहुल आपका झारखंड में, सरहुल आपका झारखंड में। बोनालू तेलंगाना, बोनालू, बोनालू उत्सव आपका तेलंगाना, या बोनालू मेला तेलंगाना। तो ये सब आपको याद रखना होगा। तो खीर भवानी जम्मू कश्मीर। आर्थिक मंच में जेंडर गैप रिपोर्ट जो 2025 है, उसमें 131वां भारत का रैंक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, भारत का रैंक क्या है? 131वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहे 242 लंदन जा रहे एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो देखिए, उसमें सिर्फ एक ही आदमी बचा था, याद रखिएगा, एक ही आदमी बचा था। और याद रखिए कि ये जो है ना, कहाँ से जा रहा था? अहमदाबाद से। बस 45 सेकेंड में 242 आदमी मर गया था, एक आदमी बचा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब आपका क्वेश्चन है कि ब्लेज मैट्रीविली किस देश की खुफिया एजेंसी MI16 के इतिहास में पहली महिला? देखिए, MI जहाँ मिलेगा, MI16 चुपचाप आप इंग्लैंड मार दीजिएगा, क्योंकि ये खुफिया एजेंसी, जैसे हम लोग का क्या है, राव, राव इंडिया का है, उसी तरह ISI किसका है? पाकिस्तान का। मोसाद किसका है? मोसाद चर्चा में है इजराइल का, इजराइल का। ठीक है, याद रखिए। CIA किसका है? तो अमेरिका का। FBI किसका है? अमेरिका का, याद रखिए। तो आगे बढ़े, इसका आंसर, और MI किसका है? इंग्लैंड का, याद रखिएगा। चलिए, जय हिंद योजना कहाँ? अप्रैल 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के लिए जय हिंद योजना? तो देखिए, जो ST है ना, जो अनुसूचित जनजाति है, उसके लिए जय हिंद योजना स्टार्ट किया था। जून 2025 में इफ़को कहाँ पर पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया? देखिए, इफ़को बना रहा है नैनो उर्वरक संयंत्र, तो ये इफ़को कंपनी इंडिया का है और ये ब्राज़ील में बनाएगा। कहाँ? ब्राज़ील में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 90 में कहता है ये भारत का पहला बीज जीन, तो बीज जीन बैंक चुपचाप हमारा बिहार में। बीज जीन बैंक कहाँ है? पहला बीज जीन बैंक तो बिहार में। ऑपरेशन, ये ऑपरेशन किस ऑपरेशन के तहत यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क का कार्रवाई की गई? तो भारत जो है यौन शोषण से पीड़ित जो है अपराध हो रहा है, साइबर क्राइम, ये जो है आपका ऑपरेशन हॉक, ऑपरेशन हॉक 2025 ऑपरेशन। और ये कौन स्टार्ट कर रहा है? CBI, याद रखिएगा। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के CEO नियुक्त किए गए, तो कौन नियुक्त किए? अमितेश कुमार सिन्हा, अमितेश कुमार सिन्हा, याद रखिएगा। हाल ही में PM मोदी कहाँ के विजिजम बंदरगाह, देखिए विजिजम बंदरगाह जो है ना, ये तिरुवनंतपुरम में, याद रखिए, केरल के तिरुवनंतपुरम में, याद रखिए। विजिजम बंदरगाह, विजिजम बंदरगाह कहाँ है? कौन इनोग्रेशन किया? PM मोदी, लोकार्पण। रमन्न उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। रमन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में, अप्रैल के अंत में मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए 95 नंबर का, हाल ही में चर्चित लक्कू गुड्डी स्मारक कहाँ स्थित है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है? देखिए, लक्कुड्डी स्मारक जो है ना, ये आपका कर्नाटक में। कहाँ है?
लकुडी स्मारक तो आपका कर्नाटक। देखिए यूनेस्को जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, सॉरी, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। चलिए 96 नंबर, भारत का पहला गोल्ड सिक्का द्वारा सोना पिघलाने की का एटीएम का अनावरण किया। याद रखिए, गोल्ड सिक्का के द्वारा सोना पिघलाकर एटीएम का अनावरण किया। तो कहाँ? हैदराबाद में। ये सब हैदराबाद में ही होता है, ठीक है। चलिए 97 नंबर, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में हमेशा प्रथम आइसलैंड ही रहा है, आइसलैंड ही रहेगा, याद रखिए, ठीक है। और भारत का 130वां रैंक है। चलिए 98 नंबर, हाल ही में अडानी पावर ग्रुप ने 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ लगाएगा? तो आपको भूटान में लगाएगा, जिसे क्या बोलते हैं? थंडरबोल्ट। बहुत बिजली करता है, पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा बिजली करता है तो भूटान में। तो क्या बोलते हैं? थंडरबोल्ट। क्या बोलते हैं उसको? कंट्री। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, तो वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में, वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में। सागर माथा संवाद कहाँ हो रहा है? तो सागर माथा। वैसे भी देखिए, सागर माथा, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा ही कहते हैं। कहाँ? नेपाल में। हम लोग भले माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, लेकिन सागर माथा उसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। तो नेपाल का राजधानी क्या है? काठमांडू। तो याद रखिएगा, काठमांडू। चलिए, आपका सेशन यही ख़त्म हुआ, और एक एक क्वेश्चन को अच्छा से समझिए। हम जो बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको वो बात को रिपीट करते हैं ताकि आप भूले नहीं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, समझे, ताकि आप अच्छा से एकदम कंसंट्रेट होकर समझें, ठीक है। देखिए, मुझे भी फ़ायदा हो रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी फ़ायदा होगा, ठीक है। धैर्य बना के रखें। स्पीड अगर आपको लगेगा कि हाँ लंबा हो रहा है, तो आप इसको 1.75 स्पीड करके देख सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि आप जो है पॉज करके पहले क्वेश्चन का आंसर दें, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।